नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएससी एग्ज़ाम 2022 के लिए सामान्य अध्ययन में हम लोग देखेंगे आज सभी विषयों का टू द पॉइंट क्वेश्चंस, जो कि आपका रिवीजन के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम सभी विषय के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास के प्रश्नों को। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आज का कि ऋग्वेद का वह मंडल जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है कौन सा है? तो आपका 10वां मंडल है, यानी कि 10वां मंडल है ऋग्वेद का, जिसमें चारों वर्णों की जो है उत्पत्ति का उल्लेख उसमें किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे जैन धर्म का वह अनुयायी जो महावीर का प्रथम शिष्य था, लेकिन बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की, तो वह था जामाली। फिर अगला जो प्रश्न है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लेखित गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो वो है विश्वामित्र, और वह इतिहासकार जिसने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक जिसने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो वह थे हरि सिंह देव, और वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों यानी कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो वह है आपका अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची जो है वर्णित है। फिर है वह नगर जहां अशोक के काल में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो तीसरे जो है बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ाई के दौरान हुई, तो वह था जफर खां। और संगम वंश का वह प्रतापी शासक जिसके शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, तो वह था देवराय द्वितीय। और ईस्ट इंडिया कंपनी का वह अंग्रेज कर्मचारी तथा व्यापारी जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो वह था कैप्टन हॉकिंस। और महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, तो 1 नवंबर 1858 को 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को वह ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो यहाँ पे डेट पूछा गया है 1 नवंबर 1858 को। इसके बाद से जो है गवर्नर जनरल क्या कहलाए जाने लगे? तो वायसराय कहलाए जाने लगे। फिर आपका 1793 ईस्वी में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वह अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। किस सन में? तो 1793 ईस्वी में। फिर आपका राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में की गई थी। जगह का नाम पूछा जाता है, तो बम्बई में। फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया था, तो ये आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में आयोजित किया गया था। फिर आपका कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वह थे एम.एन. राय। और वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका केरल में हुआ था। सन भी याद रखिएगा 1921 में। और मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका केरल में हुआ था। यह स्वराज दल की स्थापना की थी, तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी इलाहाबाद 1923 में। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सारे ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था, तो वह था 1935 का अधिनियम। फिर आपका कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। और अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे?
तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट का इसलिए विरोध किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और रॉलेट एक्ट कब आया तो 1919 में। फिर आपका वह अधिनियम जिसके तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ था तो वह भारत सरकार अधिनियम 1919। फिर आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। और वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान किए जाने की शुरुआत हुई तो लॉर्ड लिटन के समय में। और भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी 1905 ईस्वी में। अब है कला एवं संस्कृति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। वह मुगल बादशाह जिसके दरबार में दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे तो अकबर के शासनकाल में ये दोनों प्रसिद्ध चित्रकार थे। और वह नृत्य कला जिसे नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है तो वह कथक। कथक आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और यूरोपीय चित्रकारी का प्रारंभ हुआ था तो अकबर के दरबार में हुआ था यह। और आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था तो नूरजहाँ ने बनवाया था। और वह इतिहासकार जिसने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। ये इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव ने कहा है, लेकिन जहांगीर के शासनकाल को जो है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने तो हुमायूं ने किया था। और चित्रकला की वह दो शैलियाँ जिनके मिलने से कांगड़ा शैली का निर्माण हुआ तो वह राजस्थानी और मुगल शैली। राजस्थानी और मुगल शैली के मिलने से किस शैली का उद्भव हुआ तो कांगड़ा शैली का। फिर वह नृत्य कला जिसे नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है तो कथक है। 13 ताली नृत्य प्रचलित है तो राजस्थान राज्य में प्रचलित है 13 ताली। और साना लामोक नामक लोकगीत सर्वाधिक प्रचलित है तो ये आपका मणिपुर में प्रचलित है। और वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी तो वह थे अकबर। केरल की पारंपरिक रंगमंच शैली जिसके केंद्र में ईसाई परंपरा से जुड़े पहलू होते हैं तो वह आपका चवीतु नाटकम है। और आंध्र प्रदेश में मौखिक कथा कहने की विशिष्ट लोक नाट्य शैली क्या है तो वह आपका बुर्रा कथा। गायकी की तराना शैली की खोज का श्रेय जाता है तो अमीर खुसरो को जाता है तराना शैली की खोज का श्रेय। फिर भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे तो वह थे राजा रवि वर्मा। राग मल्हार गाए जाने का समय एवं ऋतु है तो राग मल्हार वर्षा ऋतु में किसी भी समय जो है गाया जाता है। नृत्य रत्नावली पुस्तक के रचयिता कौन है तो जय सेनापति हैं। और प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह का संबंध किससे है तो इनका संबंध है ओडिसी नृत्य से। ओडिशा की उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है तो मुद्रिका नृत्य है। और पुस्तक हेनरी क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया जिसमें भारत के प्रमुख एवं गौड़ शिल्पों की जानकारी दी गई है कि लेखिका कौन है तो इसकी लेखिका हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है तो पुरंदर दास को कहा जाता है। भारतीय संगीत को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जिन दो विद्वानों को जाता है वे हैं तो वह विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ओडिसी नृत्य की मुद्राएं एवं अभिव्यक्तियाँ किस नृत्य कला से मिलती हैं तो ये आपका भरतनाट्यम से मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र की मोनपा जनजाति द्वारा किया जाने वाला अति लोकप्रिय नृत्य जिसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं तो है लायन एंड पीकॉक नृत्य। कहाँ का है तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र का ये
और मोनपा जनजाति के द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है। अब है भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्न। तो यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कृत्यों यानी कि कार्यों को संपादित करेगा तो उच्चतम न्यायालय क्या मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और वित्तीय आपातकाल पूछा जाए तो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फिर अब भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है तो 10वीं अनुसूची आपका दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। फिर है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य से तात्पर्य है तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र या विधि का नियम या कानून का अधिराज्य से इसका तात्पर्य है। भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है तो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है पंचायत समिति। फिर है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है तो अनुच्छेद 19 आपका प्रेस की स्वतंत्रता से यह संबंधित है। फिर आपका एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछा है संविधान के किस भाग में है तो भाग 4 में है। और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद पूछा जाए तो 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। फिर आपका अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है तो सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियाँ किसमें निहित हैं तो वह भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। और भारतीय संविधान का वह एकमात्र अनुच्छेद जहां मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है तो एडवोकेट जनरल वह कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह या परामर्श देता है। फिर आपका भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था तो अनुच्छेद 330 के तहत जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फिर है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तो राज्य सरकार का पूछा है तो राज्यपाल सही हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था तो 1951 में पहला संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में। और संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है तो ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। और जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है पंचायती राज की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष भी बलवंत राय मेहता ही थे। फिर आपका भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है तो अनुच्छेद 324 यह भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। संविधान का अधिकांश भाग अधिगृहित है तो संविधान का यदि अधिकांश भाग देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। फिर है संविधान में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप दिया गया है तो अनुच्छेद 60 में दिया गया है संविधान में राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप। और भारतीय संसद के संयुक्त सदन या संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और बुलाता कौन है यदि पूछा है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है तो बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण निहित होता है तो राज्य निर्वाचन आयोग में यह निहित होता है। संविधान का वह संशोधन जिसके द्वारा मतदान की आयु
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो वह 61वां संविधान संशोधन, जिसमें मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा का कोरम होता है तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 वह लोकसभा का कोरम होता है। अब है भूगोल से जुड़े कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो उनको देखते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बृहद आकार की ढाल युक्त गुंबद रूपी संरचना क्या कहलाती है? तो आपका लैकोलिथ कहलाती है। और वायुमंडल के लगभग 75% तत्वों तथा वायुमंडल का सर्वाधिक सघन संस्तर स्थित है तो ये आपका क्षोभ मंडल में स्थित है। क्रम भी पूछा जाता है वायुमंडल का नीचे से ऊपर क्रम। तो सबसे पहले आपका सबसे नीचे जो मंडल है वह है क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद आपका समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर उसके बाद आपका बहिर्मंडल आता है। तो क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फियर, उसके बाद समताप को कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, फिर आपका हो जाएगा मध्यमंडल मेसोस्फियर, उसके बाद आयन मंडल या बहिर्मंडल आपका मेसोस्फियर हो जाएगा। अगला है आपका वह बल जिसके कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण होती हैं। स्वर्ण पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र पर स्थित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। भारत की यदि पूछा जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। फिर है विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है। फिर आपका मेरियाना गर्त पूछा जाता है कहाँ पे है, किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है ये। विश्व की ताजे पानी की विशालतम झील कौन सी है? तो मिशिगन झील है। देशांतरी दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है तो 15 डिग्री के बराबर होती है ये। फिर है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो वह पछुआ हवाएं कहलाती हैं। फिर है उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर जलवायु पाई जाती है तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वहाँ पे। उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जब एक छोटे तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है तो विस्फोट के पश्चात तारे का अत्यधिक सघन कोर का अवशिष्ट भाग क्या कहलाता है? तो व्हाइट ड्वार्फ कहलाता है। फिर अब वरुण ग्रह का प्रकाश हरा प्रतीत होता है तो मीथेन की अधिकता के कारण वरुण ग्रह का प्रकाश जो है हरा दिखाई देता है। पृथ्वी की आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को कहते हैं तो ओरियन नेबुला कहा जाता है। विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ है और झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लिम्नोलॉजी झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। और अधिकांश झीलों का जो निर्माण हुआ है किस कारण हुआ है? तो हिमानीकरण के द्वारा हुआ है। फिर आपका इंसेलबर्ग हो गया, ज्यूजेन, लोयस, बरखान, यारडंग, छत्रक शिला ये हैं। तो वायु द्वारा जो उत्पन्न स्थलाकृति हैं उनमें आपका इंसेलबर्ग है, ज्यूजेन है, लोयस है, बरखान, यारडंग और छत्रक शिला ये सभी वायु अपर्दन के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति होती हैं। फिर है वह भूगोलवेत्ता जिसके द्वारा जलवायु का वर्गीकरण तापमान, वर्षा एवं वनस्पति के घटकों के आधार पर किया गया तो वह है व्लादिमीर कोपेन। वह राज्य जहां भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु गुहारमोती या जिसे गौरमोता भी कहा जाता है, गौर माता वह स्थित है तो आपका गुजरात में है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए भारत का तो आपका गौरमोता है या गुहारमोती जो कि गुजरात में है। सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के कीबुथु में है। और सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो आपका इंद्रकौल जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु आपका कन्याकुमारी है। फिर है औंज जनजाति का संबंध किससे है? तो औंज या औंग जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में
पाई जाने वाली जनजाति है। पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक प्रजाति है? तो यह गेहूं की किस्म है, पूसा सिंधु गंगा। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वह है छत्तीसगढ़। वह शैल तंत्र जो भारत के कोयला निचियों का प्रमुख स्रोत है, तो गोंडवाना तंत्र है, जिसमें कोयला जो है ज़्यादातर पाया जाता है। फिर आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े प्रश्न, तो इसमें जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? तो उत्पादक करते हैं। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता, यह नारा किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो इसके प्रणेता पूछा जाता है चिपको आंदोलन के कौन है? तो सुंदर लाल बहुगुणा, जिनका भी हाल ही में डेथ हो गया है। फिर आपका पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था किसने? तो जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना का सर्वप्रथम जो है प्रतिपादन किया गया था। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, इसे NCMB कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो जामनगर गुजरात में है यह। और वैसा स्थान जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, क्या कहलाता है? तो ये आपका हॉटस्पॉट कहलाता है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और ये आपका जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। फिर है भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 52 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। कुल भूमि का वह क्षेत्र जिस पर भारत में पर्यावरण संतुलन के लिए वन होना आवश्यक है, तो 33% भूमि पर जो है वन होना आवश्यक है। वह सांप जो जहरीला नहीं है, तो पाइथन यानी कि अजगर है। प्रोजेक्ट टाइगर सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो अभी बताया गया है जिम कॉर्बेट में प्रारंभ किया गया था। टाइगर दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए टाइगर किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। फिर है डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थित है तो जम्मू कश्मीर में है यह। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तो बताया गया 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें छोटे आकार की जाति बड़े आकार की जाति के अंदर या उसके ऊपर रहती है, साथ ही शरण व भोजन भी प्राप्त करती है, तो वह परजीविता कहलाती है। मरुस्थलीय प्रदेश का ऐसा जीव जो ठोस मूत्र उत्सर्जित कर जल संरक्षित करता है तथा जन्म से मृत्यु तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है, तो वह है आपका कंगारू चूहा। फिर है अपरद खाद्य श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं, तो वह अपघटक होते हैं। धारणीय कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, वह आपका क्या कहलाएगा? तो धारणीय कृषि कहलाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है। और कब आयोजित किया गया था? तो 1992 में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। और वह पारिस्थितिकी तंत्र जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो वह सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। और एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? तो वह घटता है। फिर है रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो यह आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में कुल कितनी आर्द्रभूमि हैं वर्तमान में? तो 49 जो है रामसर साइट यानी कि आर्द्रभूमि है। अंतिम जो 2 आर्द्रभूमि जोड़ा गया वो आपका है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है, और बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो कुल 49 हैं। यूपी में पूछा है कुल कितने आर्द्रभूमि हैं? तो 10 आर्द्रभूमि केवल यूपी में है। फिर है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो तालाब में यह उलट जाता है जीव भार का पिरामिड। फिर है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है,
तो प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था, तो ये आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। किसी एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताती है, तो ये आपका अल्फा विविधता बताती है। अब है अर्थव्यवस्था से जुड़े क्वेश्चंस। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है वह। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1992 में पारित हुआ था यह। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्था क्या है? नाबार्ड है। इसकी स्थापना कब की गई थी नाबार्ड की? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। फिर आपका एड्रागोगी किससे संबंधित है? तो यह प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। चक्रिक योजना यानी कि रोलिंग प्लान की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, तो गुन्नार मृडल के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। वह क्षेत्र जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है, तो तृतीयक क्षेत्र है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1952 में की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का पायोनियर कहा जाता है किसको? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, क्रय शक्ति क्षमता, प्रौढ़ साक्षरता एवं जीवन प्रत्याशा घटक है, तो ये सभी मानव विकास सूचकांक के घटक हैं। पाल क्रगमैन हैं, तो यह अर्थशास्त्री हैं। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा है फ्रैंक। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग द्वारा डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कब? तो 1977 में। अब आपको पता होगा कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नीति आयोग कर दिया गया है। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो डॉक्टर सुमन के बेरी। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। फिर आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच की एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावी पहल है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की शुरुआत हुई थी। फिर हरित क्रांति को नई कृषि युक्ति कहा जाता है। इस क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो गेहूं तथा चावल के उत्पादन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। और स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया था आधारित थी, तो यह आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग भोजन पर व्यय करते हैं। यह अवधारणा किससे संबंधित है? तो येंजेल के नियम से यह संबंधित है। किसी परिसंपत्ति को एक विशेष मूल्य पर बेचना और पुनः वैसी दूसरी परिसंपत्ति को उससे कम मूल्य पर खरीद लेने की प्रक्रिया क्या है? तो ट्रेडिंग डाउन प्रक्रिया कहलाती है वह। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। और यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था, तो अमर्त्य सेन के द्वारा व्यक्त किया गया था। यह वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी, तो वह थे VKRV राव। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो PC महालनोबिस थे। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है। ये भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है और यह हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। कच्छ की खाड़ी में कांडला प्रसिद्ध है, तो निर्यात प्रसंस्करण के लिए कांडला प्रसिद्ध है। अब है सामान्य विज्ञान से जुड़े क्वेश्चंस। तो वह युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित यानी कि कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो वह प्रकाश वोल्टीय सेल है।
फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन किसका जलीय विलयन है? तो सोडियम थायोसल्फेट का है यह। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व क्या है? तो वह है कार्बन। और छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। वह अम्ल जिसके मांसपेशियों में एकत्रित होने पर थकावट महसूस होता है, तो वह लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। पानी के एक गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। फिर है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो नतोदर लेंस है, यानी कि कॉनकेव लेंस है। गर्म मौसम में पंखा चलने से ठंडक महसूस होती है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। फिर है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। फिर है दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किन पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो वह चना एवं अन्य दलहन फसलों में। ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है, तो वह हीलियम गैस। मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर लागू होता है, तो पास्कल का नियम लागू होता है। कच्चा तेल मापने में सामान्यतः बैरल का उपयोग किया जाता है। यह एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन होता है, तो एक बैरल में करीब 159 लीटर होता है। वे तरंगे जो ठोस माध्यम में ही उत्पन्न होती हैं तथा इनका संचरण शीर्ष एवं गर्त के रूप में होता है, तो वह आपका अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब है वायु की गति करने वाली वस्तुओं यथा वायुयान, प्रक्षेपास्त्र तथा मौसम संबंधी सूचनाओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रडार का प्रयोग किया जाता है। वह विटामिन जिसकी रक्त का थक्का बनाने में प्रमुख भूमिका होती है, तो वह विटामिन के। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता यानी कि अल्पता के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो मैरास्मस रोग है। और हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वह है यकृत। और इंटरफेरान शब्द किससे संबंधित है? तो विषाणु रक्षक प्रोटीन से यह संबंधित है, इंटरफेरान। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो सिनकोना की छाल से इसका निष्कर्षण किया जाता है। कुष्ठ रोग है तो बैक्टीरिया जनित रोग है यह। और मानव जठर में प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश होता है, तो वह अम्लीय। और वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है, तो वह जाइमेज। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वह एमाइलेज। और नैनो प्लग किससे संबंधित है? तो एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है नैनो प्लग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस स्थित है, तो बेंगलुरु में है यह। वह 2 देश जिनके मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर का आयोजन किया जाता है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच यानी कि भारत और यूके के बीच अजय वॉरियर जो कि संयुक्त अभ्यास है किया जाता है। वह विस्फोटक जिसे वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान में है गिराए गए बमों में प्रयुक्त किया गया था, तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, तो वह स्टेम कोशिकाएं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो चंद्रयान फर्स्ट है। और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। वायुयानों में लगा ब्लैक बॉक्स एक बीकन से लैस होता है जो 30 दिनों तक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेज सकता है। इसमें प्रयोग किया जाता है, तो यह सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड का इसमें प्रयोग किया जाता है। संचार का वह प्रकार जिसमें संचार एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर के बीच संपन्न होता है, तो वह पॉइंट टू पॉइंट संचार होता है। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था वर्ष 2003 में। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद कौन सा है? तो वह इंसुलिन
और जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है तो वह इंटरफेरॉन है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो मानव रहित हवाई ड्रोन से यह संबंधित है। भारत का वह शहर जहां पर इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया गया है तो वह बेंगलुरु। अभी हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख नियुक्त हुए हैं वह डॉक्टर एस सोमनाथ। फिर हिमाचल प्रदेश में स्थित उच्च तुंगता अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो हिमांस है, वह नाम रखा गया हिमांस। ट्रिपल ड्रग थेरेपी का संबंध किस रोग से है? तो लिम्फेटिक फाइलियोरिसिस से है। हृदय स्पंदन की गणना की जाती है तो ईसीजी के द्वारा। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वह है न्यूनतम वेग जिससे कोई पदार्थ किसी ग्रह की कक्षा से बाहर पलायन कर जाता है तो वह पलायन वेग है। फिर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में है यह। परमाणु बम सिद्धांत किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो भारी पानी जिसे कहा जाता है D2O का उपयोग किया जाता है। फिर तारापुर परमाणु विद्युत गृह अवस्थित है तो ये आपका महाराष्ट्र में है। भारत सरकार द्वारा नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी तो 2007 में की गई थी। अब कंप्यूटर से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है? तो 32 बिट या हम इसे 4 बाइट कहते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। Y2K समस्या का संबंध है तो ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढने से है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो वह एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है डिजिटल घड़ी में। वह प्रिंटर जिसका प्रयोग आमतौर पर डेस्कटॉप छपाई के लिए किया जाता है तो वह आपका लेजर प्रिंटर। और कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है वह कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। किसी सांकेतिक भाषा को समझना, स्टोरिंग संचय करना तथा एग्जीक्यूटिंग कार्यान्वित करना कहलाता है तो डिकोडिंग कहलाता है वह। इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप क्या है? तो वह ईमेल। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक यानी कि प्रोलॉग का विकास किया गया था 1973 में। बैकबोन किससे संबंधित है? तो इंटरनेट से यह संबंधित है। भारत में इंटरनेट का विकास माना जाता है तो अर्पानेट परियोजना से माना जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म होता है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद पहला प्रोग्राम चलता है तो प्रमाणीकरण का चलता है। एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किया जाता है तो इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड यानी कि IAW से। HTML का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सामान्य गणितीय कैलकुलेशन करता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? तो वह ड्रैगिंग कहलाता है। डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा परिवर्तित किया जाता है तो इन्फॉर्मेशन में। और वेब ब्राउज़र जिसको नेक्सस के नाम से भी जाना जाता है तो यह है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर का वह भाग जो कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है तो वह प्रोसेसर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? तो CPU के द्वारा किया जाता है यह। CPU तथा इनपुट या आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देता है तो वह मॉडेम पोर्ट। और वह उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने योग्य बनाता है वह इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। स्टीव जॉब्स तथा स्टीव वॉन्जिएक द्वारा एप्पल कंप्यूटर्स कंपनी की शुरुआत की गई थी 1976 में किया गया था। किसी कार्य के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को कहते हैं तो वह प्रोग्राम कहलाता है।
कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा प्रोग्राम और प्रयोक्ता के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है तो है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपका कंप्यूटर एवं इंटरनेट जैसी डिजिटल सेवाओं का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच अंतर कहलाता है तो डिजिटल डिवाइड कहलाता है वह। अब खेल कूद से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं तो भारतीय खेल कूद प्राधिकरण SAI का गठन किया गया था तो 1984 में इसका गठन किया गया था। वह देश जहां वर्ष 2023 में ICC क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा तो भारत में आयोजित किया जाएगा। वह देश जिसके नाम किसी एक ओलंपिक में सर्वाधिक 80 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है तो वह रूस। फिर वर्ष 2018 में आयोजित 21वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था तो बोरोबी नामक एक नीले रंग का कोआला था। फिर रानी झांसी ट्रॉफी किससे संबंधित है तो महिला क्रिकेट से यह संबंधित है। और वह देश जहां फीफा द्वारा आयोजित वर्ष 2022 का फुटबॉल विश्व कप प्रस्तावित है तो कतर में। वह स्थान जहां पर वर्ष 2008 में 29वां ओलंपिक आयोजित हुआ था तो बीजिंग है। फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 1991-92 में हुई थी। फिर अब भारत की पहली महिला चेस खिलाड़ी जिन्होंने 2600 की ईलो रेटिंग प्राप्त की थी तो वह कोनेरू हम्पी। और तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ अवस्थित है तो भोपाल में है यह। भारत में ओलंपिक खेलों में हॉकी में कुल पदक प्राप्त किए तो 12, जिनमें 8 स्वर्ण है, 1 रजत है, 3 कांस्य पदक हैं। ईरानी कप, CK नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी तथा विजय मर्चेंट ट्रॉफी किससे संबंधित है तो ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC है। ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो दुबई में है। और वॉलीबॉल खेल का जनक कहा जाता है तो विलियम J मॉर्गन को वॉलीबॉल खेल का जनक कहा जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो सर दोराबजी टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया तो बीजिंग चीन में आयोजन किया गया है। बजरंग पूनिया का संबंध किससे है तो कुश्ती से यह संबंधित है। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा कब लिया था तो वर्ष 1934 में। दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम का पूर्व नाम क्या था तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है तो अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। फिर है संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है तो फुटबॉल से यह संबंधित है। वह देश जिसके खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 100वां शतक लगाया था तो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने अपना 100वां शतक लगाया था। फिर है वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है तो पेरिस फ्रांस में प्रस्तावित है। एशियाई खेल का प्रारंभ 1951 में कहाँ हुआ था नई दिल्ली में। शतरंज की सर्वोच्च संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल डे HS का मुख्यालय कहाँ स्थित है लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है यह। दक्षिण भारत में चेडुगुडू के नाम से प्रसिद्ध खेल कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो 7 खिलाड़ी इसमें होते हैं। अब विविध से जुड़े जो प्रश्न बनते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है तो वह आशापूर्ण देवी। भारत में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ था 25 अप्रैल 1982 को। सिक्किम में स्थित वह दर्रा जो दार्जिलिंग, चुम्बा घाटी तथा तिब्बत को जोड़ता है तो वह नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा पूछा जाता है किस राज्य में है तो ये आपका सिक्किम में है। तुर्की स्थित वह जल संधि जो काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ती है तो वह बॉस्फोरस जल संधि। पनामा नहर किसको जोड़ती है तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है यह। वेदांत ज्ञान मठ जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में है। गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। शारदा मठ द्वारिका धाम गुजरात में है एवं ज्योतिर्मठ जो कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। ये किसने स्थापित किया था तो शंकराचार्य के द्वारा ये 4 मठ जो है स्थापित किए गए थे। वह संस्था जिसने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया है तो वह संयुक्त राष्ट्र। फिर है वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है तो सोली J सोराबजी हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैन बुकर प्राइज ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। यह संयुक्त रूप से दिया जाता है
तो ब्रिटिश प्रकाशन संघ तथा बुकर कंपनी के द्वारा ये दिया जाता है मैन बुकर प्राइज। ए क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इमैनुअल कांट हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। अभिनेत्री एवं सांसद हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? तो यह मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। डायट किस देश की संसद का नाम है? तो जापान की संसद का क्या नाम है? डायट है। अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशंस नाम दिया था तो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आंखों पर बधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री प्रतीक है किसका? तो यह न्याय का प्रतीक है। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मिस्र की यह गुप्तचर संस्था है मुखबरात। वह देश जिसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है तो वह भूटान। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में है। वहीं पे पूछा है वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, तब आपका भोपाल हो जाएगा। तो दोनों याद रखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान तब आपका भोपाल होगा। फिर है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। तो दोस्तों ये था आपका सभी विषयों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।